आप सभी के कई सारे सवाल हैं जहां तक इस डीलिस्टिंग का मामला है। जब डीलिस्टिंग अनाउंस हुई थी तो वेदांता एक निफ्टी कंपनी थी। इतनी बड़ी कंपनी जब डीलिस्टिंग अनाउंस करती है तो काफी सारे सवाल उठते हैं। हमारा इस शो से यही प्रयास रहेगा कि आपके जितने भी सवाल हैं डीलिस्टिंग को लेकर उनका जवाब दें, और साथ ही इस डीलिस्टिंग प्रक्रिया में आपको क्या करना चाहिए उस पर भी हम अनिल जी से ही राय लेंगे। तो स्वागत है अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत एंटिसिपेटेड डीलिस्टिंग है ये पूरा प्रोसेस जो चल रहा है। कई सारे सवाल मेरे मन में भी उठे हैं, हमने भी काफी रिसर्च करी है। सबसे पहले तो बताइए कि सर इस शो के जरिए हम व्यूअर्स की क्या हेल्प कर सकते हैं, कौन से सवाल पर हम फोकस करें? देखिए, मैं कुछ आपको ऑब्वियस से सवाल बता देता हूं जो आपके दिमाग में है, लेकिन कई सारे सवाल ऐसे हैं जो आपको पता भी नहीं कि आपको पता होने चाहिए। कई बार वो कहते हैं ना कि कुछ चीजें ऐसी है जो हम जानते हैं कि हम जानते हैं जी, बहुत सारी चीजें ऐसी कि हम जानते हैं कि हम नहीं जानते हैं। लेकिन हम नहीं जानते हैं कि हम नहीं जानते हैं, वो यूनिवर्स बहुत बड़ा है। तो डीलिस्टिंग में और वेदांता में भी वो यूनिवर्स बहुत बड़ा है कि हमें पता ही नहीं कि अच्छा ये भी है। Exactly. तो आज हमारा फोकस शो में उसी चीज पर होगा कि जो हमें पता ही नहीं है कि ये भी इस प्रोविजन से ऐसे भी होता है। ये मतलब आपको सरप्राइज होंगे कई सारे प्रोविजन सुनकर और देखकर। तो बड़ी चीजें जो मैं बता दूं जो ऑब्वियस सी है, पहली चीज तो है कि भाई डीलिस्टिंग को लेकर 5 बड़ी चीजें हैं। पहली चीज तो है कि डीलिस्टिंग के लिए कितने शेयर चाहिए वेदांता को, वेदांता के प्रमोटर्स को, जिससे कि वो डीलिस्टिंग कर पाए। दूसरा ये कि अल्टीमेटली कौन डिसाइड करेगा कि डीलिस्टिंग होगी या नहीं होगी, होगी तो किस प्राइस पर होगी, ये दूसरा बड़ा सवाल है। तीसरा बड़ा सवाल, डीलिस्टिंग की डिसाइड तो हो जाए लेकिन पैसा कितना है, भाई अल्टीमेटली किस प्राइस तक प्रमोटर्स जाकर खींचकर अपनी डीलिस्टिंग कर सकते हैं, ये तीसरा बड़ा सवाल है। ठीक है। और चौथा जो इस शो की जान है जी, रिटेल इन्वेस्टर्स के हाथ में 3 इक्के हैं। 3 इक्के, हाँ 3 इक्के हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के हाथ में, और उन्हें वो बाजी खेलनी है जी। तो उनके आज नहीं तो आमतौर पर सब लोग ये बात कहते हैं कि कुछ बड़े इन्वेस्टर्स डिसाइड करेंगे, करने दो ना जी, बड़े इन्वेस्टर्स को डिसाइड करने दो। हमारे हाथ में क्या है, हम क्या कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। और इसके साथ ही एक 5वीं बात जो बहुत अहमियत वाली है और जो इस शो का सबसे बड़ा रिसर्च का जो पॉइंट हमने निकाला है, क्या क्या सावधानियां डीलिस्टिंग ऑफर को लेकर आपको रखनी चाहिए एज ए रिटेल इन्वेस्टर। तो ये तमाम सावधानियां जो है ये आपको ध्यान में रखनी। तो इन सबको देखकर हमने इस पूरा शो बनाया है। बिल्कुल सर। तो क्वाइट सिंपली सारे जो आपके बड़े सवाल हैं वो हम आंसर करेंगे, और आगे आप इस डीलिस्टिंग में आपका क्या रोल होगा, आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में बताएंगे। तो सर सबसे पहले तो यही समझा दीजिए कि अगर डीलिस्टिंग सक्सेसफुल होनी है तो कितने शेयर्स की जरूरत है, प्रमोटर्स को क्या करना है? प्रमोटर्स की राउंड फिगर में बता रहा हूं, 50% स्टेक है, 50% बाहर है जी। ठीक है। अब उस 50% में से 40% टोटल उन्हें लेने हैं। ओके। तो आप डीलिस्टिंग, यानी कि डीलिस्टिंग के लिए जरूरी कि 90% स्टेक आ जाए प्रमोटर्स के पास में जी, तो ही डीलिस्टिंग हो सकती है। तो 40% स्टेक और आ जाए, बाकी 10% ना भी आए तो चलेगा। तो 40% स्टेक चाहिए डीलिस्टिंग करने के लिए, यानी कि 148 करोड़ शेयर यहां पर खरीदने होंगे प्रमोटर्स को ओपन मार्केट से। डीलिस्टिंग ऑफर में 148 करोड़ शेयर आने चाहिए ताकि आप डीलिस्टिंग करा चाहें। तो 50% से 90% उन्हें होल्डिंग ले जानी है और 148 करोड़ शेयर चाहिए। तो ब्रॉडली कहानी 148 करोड़। तो मिनिमम फिगर 90% पहुंचना, 90% आना चाहिए। अगर 89% भी हुआ, 89.9% भी हुआ तो डीलिस्टिंग ऑफर फेल। ओके, फेल 90% होना ही चाहिए, बस सिंपल चीज है। तो ये 90% मार्क हिट करने के लिए लगभग 148 करोड़ शेयर्स इन्हें खरीदने हैं। ठीक है सर। अब बताइए कि डीलिस्टिंग अगर इन्हें करवानी है और सक्सेसफुल करानी है तो किसका सपोर्ट सबसे ज्यादा जरूरी है? देखिए, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न बड़ा इंटरेस्टिंग है। 50% प्रमोटर्स के पास है, 35% इंस्टीट्यूशंस के पास है, 34 से 35% जी। ठीक है। तो अगर समझिए सारे इंस्टीट्यूशंस मन बना ले कि हमें डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेना है, हमें शेयर दे देना है, तो कितना हो गया? 84-85%। बचा 15%। अब उस 15% में से 6% के आसपास इन्हें रिटेल से चाहिए जी। ठीक है। तो ये तो ब्रॉड कैलकुलेशन हो गई, लेकिन 35% जो एफआईज के और दूसरे फंड्स के पास है, इसमें भी 4 फंड सबसे बड़े हैं जी, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं। एक है LIC, दूसरा है ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, तीसरा HDFC म्यूचुअल फंड, और चौथा है सिटी बैंक। इनके पास स्टेक बड़ी है। LIC 6% से ज़्यादा रखता है, 5%, 4.5% ICICI प्रू के पास है, HDFC इक्विटी फंड के पास 3% और 4.5%, 4.25% सिटी बैंक के पास है। तो ये 4 बड़े फंड हैं जिनके पास बड़ी हिस्सेदारी है, और टोटल 34-35% है फंड्स के पास।
तो ये तो सारे बड़े नामी इन्वेस्टर्स हैं सर। अगर इसमें किसी की अहम भूमिका है तो वो चाबी किसके हाथ में? चाबी LIC के हाथ में। LIC के पास। हाँ, आमतौर पर LIC मन बनाए तो ही काम होगा। अच्छा। अगर LIC ने सोच लिया कि हमें डीलिस्टिंग ऑफर में दे देना है जी, तब तो ठीक। लेकिन अगर LIC ना माने या LIC को जो भाव चाहिए, वही सवाल है। तो वो की ट्रिगर है कि LIC डीलिस्टिंग में देना चाहती है, नहीं देना चाहती है, और देना चाहती तो किस प्राइस पर देना चाहती है। तो पहला सवाल देना चाहती है या नहीं जी। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि ना देना चाहे। ओके। भाव अच्छा मिला तो क्यों नहीं बेचेगी LIC? हाँ, ये भी कोई भी बेचेगा जी भाई। लाइफ टाइम हाई के ऊपर का ऑफर आए तो कौन नहीं बेचेगा? पर उनके लिए अच्छी कंपनी है सर, डिविडेंड पेइंग कंपनी है, तो पोर्टफोलियो में भी रहेगी। हाँ, लेकिन यही स्टॉक आप 60 और 80 रुपए में चलता था। हाँ, 6 महीने पहले। सही बात है। और आज डीलिस्टिंग की वजह से अगर 140 है, 135 है, और अगर डीलिस्टिंग आपको अच्छी मिले तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अच्छा, एक चीज और है दीप, अगर डीलिस्टिंग ना हो तो क्या, भाव तो वापस नीचे आ ही जाएगा। तो इसलिए फंड्स भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखते हैं कि ये पैसा आ जाए, ये कहां लगा सकता हूं मैं और कहां ज्यादा कमा सकता हूं। आप देखिए ना, पिछले 6 हफ्तों में सारे मेटल स्टॉक्स कमजोर हुए हैं, जबकि ये 7-8% बढ़कर आया है वेदांता। डीलिस्टिंग की वजह से ही मेटल स्टॉक्स पूरे ग्लोबली जितने मेटल स्टॉक्स हैं उनमें सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक पिछले 6-8 हफ्तों में जी, वो इसी वजह से कि डीलिस्टिंग ऑफर का कंफर्ट है नीचे। तो LIC का सबसे बड़ा रोल रहेगा, और LIC के रोल के हिसाब से दीप जो है ना, इनके पास है लगभग 23-24 करोड़ शेयर, 23 करोड़ 67 लाख शेयर प्रिसाइजली, और ये बेचेंगे। अगर ये बेचने का मतलब टेंडर करेंगे तो ही डीलिस्टिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो LIC ने अगर नहीं किया तो फिर ये डीलिस्टिंग बट करेंगे, भाव क्या है वही इंपॉर्टेंट है। तो सर लाख टके का सवाल तो वही है कि LIC अगर पार्टिसिपेट करेगा, अगर बेचेगा तो किस भाव पे बेचेगा? हाँ, ये मुश्किल सवाल है, इसका जवाब शायद LIC के बोर्ड के पास ही होगा, हमारे पास तो नहीं है। लेकिन हाँ, हम अंदाजा लगा सकते हैं। देखा, अंदाजा लगाने के पहले मैंने जो अंदाजा लगाया कि LIC की होल्डिंग की कॉस्ट, एग्जैक्ट कॉस्ट मेरे पास नहीं है। ओके। मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि LIC की होल्डिंग जो है ये 6.25-6.5%, जो 23 करोड़ 67 लाख शेयर है, उसकी कॉस्ट अंदाज से 220-225 के पास होनी चाहिए। ओके। 220-225 के पास होनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए कैसे LIC ने वित्त वर्ष 2019 की पहली तिमाही, 18 की पहली तिमाही में जो खरीदे थे कुछ लगभग 3.25-3.5% स्टेक खरीदी, 3.34%, वो 240 रुपए की एवरेज प्राइस में खरीदी। मैंने क्या किया है, किस क्वार्टर में कितनी स्टेक खरीदी है जी, और उस क्वार्टर की मैंने एवरेज प्राइस निकाल दी। ओके। अब ये एग्जैक्टली पैसे टू पैसा जरूरी नहीं कि सही हो, हमने एवरेज निकाली है। और अच्छा एस्टिमेट निकाला है। और कैसे निकालेंगे, हमारे पास और कोई तरीका नहीं है, तो हमने एवरेज निकाली। और उसके पहले 5.5% हिस्सेदारी LIC के पास थी, उसकी 191 रुपए के आसपास की एवरेज आती है। तो ब्रॉडली हमारी कैलकुलेशन ये करी कि 220-225 रुपए LIC की एवरेज होल्डिंग प्राइस होनी चाहिए, जो गलत भी हो सकती है, कम ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं कि ये हमने कैलकुलेशन हमारे हिसाब से की है जी। अब बड़ा सवाल क्या है, अगर LIC 225 रुपए से नीचे शेयर टेंडर करता है, समझिए मान लिया 225 कॉस्ट है, जो भी कॉस्ट हो, 225 कॉस्ट है, 224 में टेंडर किया तो उसको 24 करोड़ रुपए का नुकसान है, जितने शेयर है। बिल्कुल। अगर 150 रुपए की जो बात आमतौर पर मार्केट में चल रही है कि आप 150 करोड़ रुपए में सोचते हैं कि अगर डीलिस्ट होगा तो 1800 करोड़ का लॉस बुक करना पड़ता है LIC को। LIC लॉस बुक करे, इसकी संभावनाएं कम है। LIC को पड़ी नहीं है कि लॉस बुक करे। सही बात है। क्यों करेगी? या फिर उसके लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन इन्वेस्टमेंट कमेटी में चाहिए कि चलिए लॉस बुक कर लेते हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि 6 महीने पहले 60-80 रुपए भाव चलता था, आज अच्छा मिल रहा है, बेच रहे हैं, तो इसको हम कहीं और लगाएंगे। वो प्रॉपर प्रोसेस से हो सकता है। अदरवाइज LIC आमतौर पर ये प्रीफर करती है कि हमारी कॉस्ट तो मिले, जो आप हम LIC सब जाते हैं। अगर मैंने भी वेदांता के शेयर खरीदे तो मैं ये तो चाहूंगा कि मेरी कॉस्ट के नीचे डील, मैं लेके पड़ा रहूंगा 10 साल 5 साल इंतजार करूंगा, लेकिन मैं लॉस में नहीं बेचूंगा। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तो LIC अगर वो सोचे तो फिर मामला मुश्किल है। 150 रुपए में देने का मतलब 1800 करोड़ सीधा आपने अपनी बुक्स में लॉस ले लिया, और LIC का IPO भी लाना है। बिल्कुल। तो LIC लॉस तो दिखाना नहीं चाहेगी, वो भी इतना बड़ा। हाँ। तो अब ये LIC के ऊपर है कि LIC किस भाव में बिड करती है। बिड तो करेंगे, लेकिन किस भाव में करती है ये इंटरेस्टिंग है। और अगर उनकी कॉस्ट 190 है तब भी 40 रुपए लॉस होता है 150 रुपए पे जी। 200 रुपए है तो 50 होता है, 225 अगर हमारी कैलकुलेशन से होता है तो 75 रुपए के हिसाब से 1800 करोड़ का लॉस होता है। तो LIC क्या करेगी ये इंटरेस्टिंग है। तो LIC क्या करेगी ये इंटरेस्टिंग है। अगर 220-225 के आसपास LIC की कॉस्ट है तो फिर किधर डीलिस्टिंग आती है, वहां पर देखना जरूरी है। तो सर सवाल यही बनता है कि अगर 150 के आसपास अभी स्टॉक चल रहा है या वहां पर मार्केट की बात चल रही है, तो प्रमोटर्स के पास क्या इस समय इतने पैसे हैं, और अगर इतना प्रीमियम देना पड़ेगा उन्हें ताकि LIC भी खुश हो, बाकी इन्वेस्टर्स भी खुश हो, तो उनको कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी ये डीलिस्टिंग करने के लिए?
देखिए, अब इसमें सिंपल चीज है कि आप किस प्राइस पे डीलिस्ट करते हैं, उस हिसाब से आपको पैसे चाहिए। 100% डीलिस्टिंग करने के लिए 27,800 करोड़ रुपए आपको चाहिए। 150 रुपए के करंट प्राइस पर, अगर 140 है, 137 है, 150 रुपए पे आप करेंगे तो आपको चाहिए 27,800 करोड़। ओके, ठीक है। 160 पे करते तो 29,600 करोड़। इस तरह से अगर आप बढ़ाते जाएं, समझिए 200 रुपए पे करते तो 37,000 करोड़ रुपए चाहिए जी। 225 पे करते हैं तो 41-42,000 करोड़ रुपए चाहिए, और 250 पे करते हैं तो 46,300 करोड़ रुपए चाहिए। ये आपके लिए अलग अलग प्राइस पे, अब जिस प्राइस पे डीलिस्टिंग फाइनल होती है उस प्राइस के हिसाब से पैसों की जरूरत होगी। ये सिंपल चीज है। तो मिनिमम अगर 150 पर भी करना है तो 27,800 28,000 करोड़ तक की इन्हें जरूरत है। प्रमोटर्स के पास इतने पैसे हैं सर, कितने जुटाए हैं अभी तक इन्होंने? देखिए, $3.1 बिलियन। ओके, ये जुटा लिए, ये तो जुटा लिए। ये तो सबको पता है कि $3.1 बिलियन ये जुटा चुके हैं। ये तो बहुत क्लियर कट है। ठीक है, ठीक है। इसमें इसका मतलब हो गया आपका करीबन 23,000 करोड़ रुपए के आसपास, 23,000 करोड़ रुपए के आसपास। जो सोर्सेज बता रहे हैं, अब कंफर्म है कि नहीं पता नहीं, कि $600 मिलियन के आसपास का अरेंजमेंट और करके बैठे हैं वो। अगर उस हिसाब से आप 100% देखें, कि आप ये मान के चले 100% लेना है इनको। ओके, भले ही एक बार वो 90% के आसपास का अरेंजमेंट करके चलें, लेकिन ये मान के चले 100% लेना है। तो 100% इन पैसे से जो 23,000 करोड़ ये है, और 4,500 करोड़, 4,400 करोड़ और अतिरिक्त जुटाने की जो बात चल रही है उनकी, वो मिलाकर आप देखें तो 148 रुपए के आसपास तक उनकी कैपेसिटी है। तो अभी जो ब्रॉडली दिख रहा है, 150 रुपए के ऊपर की फंड की अरेंजमेंट नहीं है एज ऑफ टुडे। हाँ, ये हमें नहीं पता। अगर है तो अनिल अग्रवाल साहब को पता होगा, वेदांता के टॉप मैनेजमेंट को पता होगा। अगर उन्हें नेचुरली, देखिए हर आदमी एग्जाम में जाने के पहले अपनी अपनी तैयारी करता है। उन्होंने भी अपनी स्ट्रेटेजी बनाई होगी, प्लान ए ये, प्लान बी वो, प्लान सी, प्लान डी तक भी गए होंगे। तो पता नहीं कि हर केस में क्या हो सकता है इमरजेंसी में, और कहां से कैसा पैसा आ सकता है। पैसा आने में कोई बड़ी बात नहीं कि ना आए, लेकिन अभी तक जो सिचुएशन दिख रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि 148-150 के ऊपर की ताकत नहीं है डीलिस्टिंग कराने की। ओके, 148-150 रुपए के ऊपर की ताकत नहीं है, ये मान के चलिए। तो ये 100%। और इसमें भी मैं एक चीज आपको और क्लियरिफाई कर दूं कि जो हम बात करें कि डीलिस्टिंग के लिए कितने शेयर, जो 148 करोड़ शेयर की हम जो बात कर रहे हैं, वो 148 करोड़ 100% हो जाते हैं। अगर 148 करोड़ शेयर हम लेते हैं तो पूरा 100% है, ठीक है ना। तो अगर उसमें से आप बजाय 50% के 40% कर दें, करेक्ट, यानी कि आपको डीलिस्टिंग के लिए 90% तक ही पहुंचना है, तो फिर आपको 130 करोड़ के आसपास, 135 करोड़ 130 करोड़ के आसपास शेयर आएंगे, उससे भी काम चल जाएगा। 134-135 करोड़ के आसपास का बनता है आंकड़ा, तो उससे भी काम चल जाएगा। तो एक बार डीलिस्टिंग के लिए आपका आंकड़ा 134 करोड़ शेयर भी आ जाए तो आपका ऑफर तो निकल जाएगा, लेकिन लेने आपको 148 करोड़ है शेयर, ये ध्यान में रखिएगा। हाँ जी। तो अब प्रमोटर्स के पास में जो अभी तक फंड्स का अरेंजमेंट है, उसके हिसाब से लगता है कि 148 रुपए के आसपास वो डीलिस्टिंग करा सकते। और ये सारे उन्होंने लोन ही लिए हैं सर? हाँ, नेचुरली। देखिए, लोन क्यों लिए हैं? लोन लेकर अल्टीमेटली देखिए प्रमोटर्स डीलिस्ट करवा रहे हैं, राइट। तो प्रमोटर्स स्टेक खरीदेंगे, वो स्टेक खरीद के जो उनके पास शेयर आ जाएंगे। अब शेयर आने के साथ साथ कंपनी में जो कैश है वो भी उनके पास आएगा, और उससे वो लोन चुकता करेंगे। सीधी सी बात। सवाल तो सर वहीं पर फिर अब इंटरेस्टिंग सवाल तो यहीं पर बनता है सर कि इतने लोन्स ले रहे हैं और लेट्स से इनकी डीलिस्टिंग सक्सेसफुल हो गई, डीलिस्टिंग के बाद क्या होगा? क्योंकि कैश रिच तो बहुत कंपनी है ये, और साथ ही हिंदुस्तान जिंक का भी कैश है इनके पास। तो हाँ है, बिल्कुल है। हिंदुस्तान जिंक में 25,000 करोड़ के आसपास का कैश है, 25,500 करोड़ का कैश है। और अगर हिंदुस्तान जिंक अपना पूरा का पूरा कैश वेदांता के शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के तौर पर दे, तो वेदांता के लिए पर शेयर 45 रुपए के आसपास का डिविडेंड बनता है, सिर्फ हिंदुस्तान जिंक से। प्लस हिंदुस्तान जिंक के पास ढेर सारा वो है सिल्वर माइन, एक तरह से आप कह सकते हैं। सिल्वर के पुराने स्टॉक्स बड़े पड़े हैं। सिल्वर 60-65 हजार रुपए पे ट्रेड भी कर रही है, लाइफ टाइम हाई के आसपास। लाइफ टाइम हाई तो नहीं, लेकिन काफी मजबूत, अच्छा ट्रेड, अच्छे ऊपर के भाव पे है। अगर हिंदुस्तान जिंक और कैश रेज कर ले, और वो कैश रेज करके पूरा का पूरा डिविडेंड बांटे, तो वेदांता को मिल सकता है। वेदांता के पास जब ये आ जाएगा, और समझिए खुद के पास, वेदांता के पास अपना कैश है 23,000 करोड़ के आसपास का, तो कुल मिलाकर वेदांता के पास मिलकर 39-40 हजार करोड़ रुपए का कैश बन सकता है। बन सकता है। और यहीं से पैसा वापस प्रमोटर को आएगा।
तो मतलब अगर डीलिस्टिंग सक्सेसफुल होती है तो एक बड़ा डिविडेंड आने वाला है, ऐसा मान अब के या तो देखिए प्रमोटर के पास ऑप्शन क्या है, समझिए डीलिस्टिंग सक्सेसफुल कब होगी, जब 90% शेयर आ गए। जी ठीक है, तो अब 90% शेयर आने के बाद अगर प्रमोटर्स बड़ा डिविडेंड देते हैं, डिविडेंड किसको मिलेगा? 90% प्रमोटर खुद को मिलेगा, 10%, 5%, 8% जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर रह गए उनको मिलेगा। करेक्ट। तो या तो वो एक तरीका है कि वो कंपनी से पैसा डिविडेंड के तौर पर निकाल लें और ये जो पैसा है इससे उन्हें लोन चुकता करना है, जो $3 बिलियन का लोन लिया है। करेक्ट। तो ये वैसे लोन चुकता करना होगा, एक चीज होगी। दूसरी चीज जो है वो ये है कि प्रमोटर के पास 50 तरीके होते हैं कंपनी से पैसा निकालने के, जरूरी नहीं कि वो डिविडेंड ही दे, है ना। और स्पेशली जब प्राइवेटली हेल्ड कंपनी हो जाए, पब्लिक कंपनी ना रहे, तो फिर आपके पास लोन ये वो घुमा फिरा के पैसे लेने के भी बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। करेक्ट। तो वो दूसरा तरीका भी हो सकता है। अब क्या तरीका होगा, कैसे वेदांता से पैसा वापस प्रमोटर के पास जाएगा, इसका अंदाजा मुझे नहीं है। लेकिन ये दो तरीके मुझे दिखते हैं। एक तरीका ये जिसमें बड़ा डिविडेंड बांट दे, और डिविडेंड में क्या 5-7% बाहर चला गया तो क्या फर्क पड़ता है? सही बात। तो आपकी 5-7% ही कॉस्ट हुई ना, कंपनी से पैसा तो निकल गया। और दूसरा तरीका क्या है कि आप वो 5-7% भी बचाना है कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर को डिविडेंड के नाम पे कुछ देना ही नहीं है, तो आप घुमा फिरा के कर लें। और तीसरा तरीका एक और है कि डिविडेंड दे लेकिन 1 साल बाद। हाँ, वो एक और तीसरा तरीका, लेकिन हो सकता है 1 साल बाद भी ऐसा तो है नहीं कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर जीरो हो जाएंगे जी, कुछ न कुछ तो बचेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शेयर लेके रखेंगे, ऐसा तो है नहीं कि भले डीलिस्ट कर लो, नहीं बेचेंगे तो नहीं बेचेंगे, रखेंगे तो रखेंगे। तो आपके लिए 5-1% तो डिविडेंड बाहर देना कोई बड़ी बात नहीं है, उतना तो कोई भी प्रमोटर अफोर्ड करेगा। तो हो सकता है एक बड़ा डिविडेंड भी आ जाए। तो क्या यही वजह है कि इस साल अब तक वेदांता ने अच्छा डिविडेंड नहीं दिया है? पिछले साल जो इतना कम डिविडेंड दिया है, इनकी हिस्ट्री का देखें तो। हाँ, एब्सोल्युटली, क्योंकि उन्हें पता है कि बाद में पैसों की जरूरत पड़ेगी। करेक्ट। तो इसका सॉल्यूशन क्या है दीप? इसका सॉल्यूशन यही है कि आप या तो एक काम करेंगे, अभी डिविडेंड बांट दे। अभी डिविडेंड बांटेंगे तो सबके पास जाएगा। अभी तो प्रमोटर के पास 50% हिस्सेदारी है, 50 बाहर जाने वाला है। अगर डीलिस्टिंग ऑफर सक्सेसफुल होता है तो 90% प्रमोटर के पास होगी, तो ये 40% उनके पास आएगा। रीजन भले कुछ भी हो कि भाई कोरोना की वजह से नहीं दे रहे हैं या बाद में देखेंगे या जो भी हो, वो अपनी जगह हो सकता है, जस्टिफाई भी हो सकता है। बट अल्टीमेटली नहीं डिविडेंड देने के पीछे एक कारण ये तो मजबूत है ही ना कि अगर आपको डीलिस्ट करना है तो इनकी स्ट्रैटेजी तो सर समझ में आ गई। अब जरा सबसे बड़ा सवाल है, ये बताइए किस भाव पर होगी डीलिस्टिंग? आप कैसे इसका जवाब आ रहा है स्क्रीन पर, आप देखिए किस भाव पर डीलिस्टिंग होगी। इसका जवाब फुल फ्रेम में मैं आपको दिखा देता हूं, क्वेश्चन मार्क। सिंपल, किस भाव में डीलिस्टिंग होगी? नहीं पता, नहीं पता, किसी को नहीं पता। वो सिर्फ वेदांता और अनिल अग्रवाल बता सकते हैं कि सर रेंज की तो बात हो रही है 150 से 500। लेकिन हर आदमी का अपना अपना अंदाजा है। एक चीज ये कि करंट मार्केट प्राइस से नीचे तो नहीं होगी। ओके, ये चीज तो आप कंफर्ट लेके चलिए कि 130-35 के नीचे नहीं होगी। ठीक है। मोस्ट लाइकली जो दिखती है वो 150-55 के आसपास दिखती है, मोस्ट लाइकली। ओके, जो आपका फंड का अरेंजमेंट अभी है। अब बाकी ऑप्टिमिस्ट सिनेरियो जो आप वो कहते हैं बुल केस सिनेरियो की, जिसमें सबसे बढ़िया हो, उसमें लोग 175, 200, 225, 250 कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रमोटर्स की कंपनी की इतनी ताकत है कि वो 250 पे, 225 पे, 200 पे डीलिस्टिंग करा सके। इनफैक्ट 175 पे भी करवा ले तो इसे मैं बड़ा अचीवमेंट मानूंगा। और वो शायद प्लान बी, सी, डी तक होगा। प्लान ए और प्लान बी में तो आप 150 के ऊपर भी नहीं जा सकते। ओके, है ना, वो उसके ऊपर भी नहीं जा सकते। तो अगर आप ये सोचते हैं कि 175-200 होगा, तो फिर वो प्लान सी और प्लान डी से कैसा पैसा रेज करेंगे और कहां से पैसा आ सकता है, उसके बेसिस पे वहां जाकर हो सकती है। तो मेरा ये समझना है कि रियलिस्टिक सिनेरियो, सही और गलत में नहीं जा रहा कि 150 रुपए में डीलिस्टिंग होती है वो सही है गलत है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। लेकिन कहां हो सकती है, जो आपका सवाल है, तो उस सवाल का जवाब ये है कि ज्यादा संभावना यह है कि डीलिस्टिंग 150-55 के आसपास हो। 140 से 155, 160 की रेंज हो सकती है। इसके ऊपर अभी तक के अरेंजमेंट से तो नहीं दिख रहा है। मैं जो है सामने बता रहा हूं। फिर मैं डिस्क्लेमर यहां पर देना चाहता हूं कि मुझे नहीं पता है डीलिस्टिंग किस प्राइस पर होगी। हम सिर्फ एक कैलकुलेशन जो अब तक फंड रेज किए हैं, जिस हिसाब से कंपनी की बैलेंस शीट है, जिस हिसाब से वो पैसा वापस किस तरह से आएगा, किस तरह से चुकता होगा, ये सारी चीजें भी तो आपको देखनी होगी ना। तो उसके बेसिस पे लगता है 140 से 160 ये रेंज होनी चाहिए जिस पर डीलिस्टिंग करने की कंपनी कोशिश करे। और डेटा वो पूरे के पूरे उस हिसाब से मैच करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है सर, तो यहाँ पर तो डीलिस्टिंग के भाव पर तो इस समय गारंटी नहीं है, पर देखते हैं किस लेवल पर फाइनली निकल कर आता है। अब सर
रिटेल निवेशकों की बात करते हैं, अगर मैं डीलिस्टिंग में टेंडर करना चाहता हूं या मैं सोच रहा हूं डीलिस्टिंग के बारे में, तो मुझे क्या सावधानियां रखनी चाहिए, मुझे क्या स्टेप्स लेने चाहिए? हाँ, ये इस शो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। पहली चीज तो है कि आप अब से लेकर गुरुवार तक 9 अक्टूबर तक जितनी बार आपको बिड करनी है, ऊपर नीचे आगे पीछे कैंसिल, ये वो कर लो। हाँ, जो मर्जी आए करो। मतलब वो प्री ओपनिंग सेशन कैसे होता है, 9 बजे से 9 बज के 5-6 मिनट तक जो भाव डालना डालो, लेकिन 9 बज के 7 मिनट के पहले अपने ऑर्डर मॉडिफाई कैंसिल जो करना है कर लेना। सिमिलरली आप जब इसमें, हालांकि इतना किसी को टाइम नहीं है कि बार बार जाके करे, बट आपके पास ये ऑप्शन है, 8 तारीख को जब ऑफर बंद होगा तब तक आप अपनी बिड कैंसिल कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ये आपके लिए है पहली चीज। एक बार आपने बिड दे दी, अब इसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम है कि सपोज ऑफर सक्सेसफुल होता है। सक्सेसफुल कैसे? कि 90% पहुंच गया, यानी कि 40% शेयर आ गए तो सक्सेसफुल। भाव छोड़ दीजिए, किस भाव पर आते हैं, 500 रुपए पे आते हैं, 1000 पे आते हैं, वो छोड़ दीजिए। देखिए, ऑफर सक्सेसफुल होने की 2 कंडीशन होती है। कोई भी डीलिस्टिंग ऑफर सक्सेसफुल कब होगा? जब कंपनी ऑफर लेकर आती है और जब वो ऑफर मार्केट में, और वो जितना शेयर उनको 90% पहुंचने के लिए चाहिए उतने बिड हो गए, तो पहली सक्सेस हुआ है। और उसके बाद कंपनी किस प्राइस पर एक्सेप्ट करती है या शेयर होल्डर्स किस प्राइस को एक्सेप्ट करते हैं, वो दूसरा है। जैसे कि आपने देखा ना हेक्सावेयर के केस में 265 वाला, 264 वाला, 475 का ऑफर कंपनी ने दिया, सबने एक्सेप्ट कर लिया है, वो हो गया। लेकिन उससे पहले 90% तक आना जरूरी है होल्डिंग। तो इस केस में भी ये कि पहले 1,35,00,000 शेयर, 135 करोड़ शेयर जो है, 148 करोड़ होगा ना, 148 करोड़ ओवरऑल। आई थिंक 90% 148 करोड़। अच्छा, हो सकता है कैलकुलेशन जो भी हो, पर जो भी हो, 90% तक पहुंचना है। जो 90% तक आपको पहुंचना है, सिंपल चीज है। तो 90% अगर आप पहुंच गए तो आपका ऑफर सक्सेसफुल है। ओके। अगर 90% नहीं पहुंचे तो ऑफर ही खत्म, सब कुछ खत्म। उसके बाद बात ही मत करो, आया था ऑफर भूल जाओ। सो पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रिटेल इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखनी है वो ये कि अगर 90% तक नहीं पहुंची होल्डिंग प्रोमोटर्स की, तो ऑफर ही फेल हो गया। और ऑफर फेल है तो सब कुछ फेल है। ठीक है, अब समझिए 90% होल्डिंग पहुंचती है, ऑफर की प्राइस क्या है? 87 रुपए 40 पैसे जी, जो कंपनी ने ऑफर प्राइस दी है, इंडिकेटिव प्राइस जी। अब समझिए बुक बनती है 200 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए। अब प्रमोटर क्या करेंगे? प्रमोटर एक काउंटर ऑफर देंगे जी, और वो काउंटर ऑफर देकर ये कहेंगे, और काउंटर ऑफर की डेट आएगी 13 अक्टूबर। ओके। काउंटर ऑफर में वो बोलेंगे, देखिए भाई आप तो 250 मांग रहे हैं, हमारी तो ताकत नहीं है, हमारा रिवाइज ऑफर है 150 रुपए, 155 रुपए, 160, 175, जो भी हो, नेगोशिएशन। अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जब एक रिवाइज ऑफर, काउंटर ऑफर अगर प्रमोटर की तरफ से आ जाता है तो आपको अपनी बिड कैंसिल करना जरूरी है, अगर आपको उस प्राइस में नहीं देना है तो। फर्ज करें इस केस में 150 रुपए प्रमोटर रिवाइज ऑफर देते हैं, अगर आपको 150 में शेयर नहीं देना है तो आपको अपनी बिड कैंसिल करनी पड़ेगी। अगर मैंने हायर प्राइस पे बिड डाली है तो भी कैंसिल, जो भी प्राइस पे मैंने बिड डाली है कैंसिल करनी। अगर मैं खुश नहीं, अगर आपने बिड कैंसिल नहीं किया, आपके शेयर एक्सेप्टेड माने जाएंगे कि आपने रिवाइज ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। ये चीज बहुत बड़ी है। अगर कोई आदमी ये सोचता है मुझे 250 से नीचे बेचना ही नहीं, कुछ भी हो जाए, तो उसको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अगर आपने काउंटर ऑफर के वक्त अपनी बिड 250 रुपए से 150 रुपए नहीं की है, या तो नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 250 रुपए पे आपने बिड डाली हुई, आप ये सोचते हो कि नहीं मैं तो कैंसिल नहीं करूंगा, तो आपके 150 रुपए में एक्सेप्ट हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी, ये ध्यान रखना जरूरी, कैंसिल कर तो आप अपने, अगर रिवाइज ऑफर आए, अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं देना है, अगर आपको देना है तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि जो भी है खत्म करो तब तो ठीक है, लेकिन नहीं देना तो आप अपनी बिड जरूर करें। दूसरी सावधानी जो दीप रखनी हुई है कि डीलिस्टिंग ऑफर सिर्फ बीएसई पर है, एनएसई पर नहीं है। तो आमतौर पर तो आजकल हर ब्रोकर के पास दोनों एक्सचेंजेस होते हैं, लेकिन कुछ कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि जिन लोगों के पास बीएसई के टर्मिनल्स ना हो, ये हो, और अगर आपको अपनी बिड लगानी तो आप अपने ब्रोकर से पहले संपर्क कर ले कि भाई मुझे बिड लगानी, कैसे लगाऊं, वो ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो वो ब्रोकर हैंडल कर लेगा, वो ब्रोकर हैंडल करेगा। और नहीं तो शायद हो सकता है कि आपको एक ऐसे ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाना पड़े जिसके पास बीएसई का कार्ड है, तो वो आप में जिनके पास बीएसई भी है तो वहां आपको खुलवाना पड़ सकता है। तो खाली बीएसई पर ही हो रहा है, ये ध्यान में रखिए। ओके सर, अब जो सबसे बड़ा सवाल आता है सर, यही जानना जरूरी है और यही आप बताइए। रिटेल इन्वेस्टर्स, आपने बोला था हमारे पास 3 इक्के हैं, क्या है हमारे पास ये 3 इक्के? देखिए, पहली चीज तो ये कि रिटेल इन्वेस्टर को